भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको कक्षा 12 का भूगोल पढ़ाऊंगी। कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का तीसरा अध्याय मानव विकास के बारे में इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मानव विकास का अध्याय। इस कक्षा में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो मानव विकास से संबंधित है। उसे आप बुक से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम मानव विकास भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास का परिचय। प्रत्येक रूप से यह माना जाता है कि विकास का अर्थ स्वतंत्रता है तथा इसका जो संबंध है वह आधुनिकीकरण है। सुविधा और संस्कृति से यह जुड़ा है, परंतु वर्तमान समय में विकास के प्रतीकों को कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, तीव्र परिवहन संचार नेटवर्क, उच्च शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक देश अपने यहाँ विकास के स्तर को इन सब तथ्यों की उपलब्धता से मानव विकास का मापन करते हैं, परंतु यह सब विकास का एक सिर्फ अंश है, छोटा सा एक अंश है। यह विकास का एक तरफा नमूना है। हमारे देश में जहाँ एक ओर महानगरीय क्षेत्रों में विकसित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ निवास करने वाली जनसंख्या को आधुनिक जीवन की अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके पास लग्जरियस लाइफ है, वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं, कार से आना जाना है उनका, अच्छी शिक्षा है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है उनके पास। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो महानगरीय क्षेत्रों तथा गाँव की तरफ देखा जाए तो क्षेत्रों में गंदी बस्तियाँ, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के पास पीने का स्वच्छ जल नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधा नहीं मिल पाती है। उनका जीवन आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें अभी तक देखी ही नहीं है, उनकी पहुंच से आज भी बहुत सी चीज़ें दूर हैं। भारत जैसे विकासशील देश में विकास के अवसरों से आज भी वे लोग वंचित हैं। हमारे देश में महिलाओं का जीवन इसमें सबसे ज़्यादा कष्टप्रद है। मानव विकास की परिभाषा। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से मानव आगे की ओर बढ़ता है, बालक होता है, वो पैदा होता है, फिर वो 4 पैरों पे चलता है, फिर वो खड़े होकर चलना शुरू करता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद वह नौकरी करता है, नौकरी करने से वो पैसे कमाता है और वह अपना घर बसाता है, अपना घर बनाता है, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है। यही है मानव विकास की प्रक्रिया जो सतत जारी रहती है। मानव विकास का अर्थ ही है आगे की ओर बढ़ना, अच्छा जीवन जीना या जीवन को अच्छे से सुधार करना ही मानव विकास है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, एक मानव का विकास धीरे धीरे हो रहा है और वह आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने 1990 में प्रथम बार मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करते हुए इस तथ्य पर बल दिया कि विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ पर महबूबुल हक ने विकल्पों में वृद्धि से बात कही है। विकल्पों में वृद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति के कई सारे विषय हों, उन विषयों में व्यक्ति चुनाव करे कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है। और इसके लिए व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा और सशक्त होना पड़ेगा।
तभी वह अपने विकल्प को चुन सकता है। दूसरे, अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का यह मानना है कि विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास करने वाला सशक्त माध्यम है। स्वतंत्रता में वृद्धि तथा परतंत्रता में कमी मानव विकास का लक्ष्य है। यहाँ पे अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करें। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वह अपने विषयों का चुनाव स्वयं कर लेगा। अब इसमें इस परिभाषा से यह निकल के आता है कि मानव विकास के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मानव की महत्वपूर्ण कड़ी है। व्यक्ति की जितनी अच्छी शिक्षा होगी वह उतने ही अच्छे पायदान पर होगा, यानी कि अच्छे स्थान पर आसीन होगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की जितनी शिक्षा कम होगी वह उतनी ही निचले पायदान पर होगा। जिस देश व राज्य की साक्षरता अधिक होती है वहाँ के लोग उत्तम व्यक्ति होंगे, जैसे केरल राज्य। इस प्रकार एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है, क्योंकि वह शिक्षित नहीं है, इसीलिए उसके विकल्प सीमित हो गए हैं। इसी प्रकार गरीब लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों अर्थात धन के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य। व्यक्ति के जीवन के लिए स्वास्थ्य एक अहम भूमिका होती है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। उदाहरण के लिए जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम कक्षा में शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे तथा स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। ज़्यादा कार्य करेंगे तभी हमारी आय बढ़ेगी और आर्थिक कार्य से ही विकास भी ज़्यादा होगा और इससे हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी, जिससे हम जीडीपी कहते हैं। जब आय में बढ़ोतरी होगी तब देश अपने आप विकास कर लेगा। इस प्रकार मानव विकास कर देश के व्यक्तियों को शिक्षित और उच्च जीवन दिया जा सकता है। जो देश स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम सुविधाओं को पूरा कर लेता है उसका मानव विकास अधिक होने लगता है। अगला हमारा पॉइंट है संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच का आशय उत्तम ढंग से जीवन जीने हेतु संसाधनों की प्राप्ति से है। यानी कि आपको अगर अच्छा जीवन जीना है तो जो संसाधन है वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, उसे प्रयास करके पाना पड़ेगा। इसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या व्यक्ति की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जा सकता है। यानी कि आपके पास राष्ट्रीय आपकी आय अधिक होगी तभी हम संसाधनों तक पहुंच सकेंगे। किसी देश की स्थिति मानव विकास के इन्हीं तीनों आधारभूत आयामों के आधार पर मापा जा सकता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है। आशा करती हूँ कि अब तक आपको मानव विकास की परिभाषा और अर्थ समझ में आ गया होगा। मानव विकास के आधारभूत सूचकांक के अंतर्गत हमने अभी आपको 3 आयाम बताए, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। इन आयामों के द्वारा मानव विकास को अच्छे से समझा जा सकता है। आशा करती हूँ कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। भारत में मानव विकास, यहाँ पर हम मानव विकास भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। वर्ष 2011 में विश्व के 188 देशों में 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाला भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक SDI के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत विश्व के मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। यानी कि जो ये श्रेणियां बनाई गई हैं, 3 श्रेणियां हैं बनाई गई हैं मानव विकास का मापन करने के लिए, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर।
तो इस तरह से भारत जो है मध्यम स्तर वाली श्रेणी में आता है। तालिका में भारत की एसडीआई के कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है, जो इस प्रकार से है, हम तालिका से पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक मूल्य की तुलना कुछ देशों से इस तालिका में दी गई है, जिसमें भारत 130वें स्थान पर है और मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.640 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2018 की जो रिपोर्ट है यूएनडीपी की मानव विकास की, उसमें भारत 130वें स्थान पर है 2018 में, और 2017 में भारत 131वें स्थान पर था, और अब 2019 में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है और 129वें स्थान पर है। इस प्रकार यह तालिका मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। परीक्षा में जब आपको लिखना होगा बच्चों, तो 2019 के अनुसार 129वें स्थान पर भारत की श्रेणी को लिखेंगे। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना भारत का एक चिंता का विषय है। कुछ देशों में मानव विकास सूचकांक कम है और कुछ देशों में ज़्यादा है। उच्च सूचकांक वाले देश ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े देश हैं जिनकी राष्ट्रीय आय अधिक है। इनमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत छोटे हैं और इनकी राष्ट्रीय आय अधिक नहीं है और सूचकांक में वे ऊपर हैं। मानव विकास की सभी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहला प्रयास सन 1900 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके बाद जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य की सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया है। मानव विकास सूचकांक मापक एसडीआई का मान 0 से 1 तक होता है। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 के पास जो देश होगा वह उतना ही निम्न स्तर का होगा। जो देश 1 के नज़दीक होगा वह उतना ही उच्च स्तर का होगा। 1 तक पहुंचने के लिए देशों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मानव विकास मापने का पैमाना है जिसे हम मानव विकास मापते हैं। यह एक ही सूचकांक नापने का ये एक ही पैमाना नहीं है, अनेक पैमाने हो सकते हैं, परंतु इस पैमाने से हमने आपको बताया है। अगला है यूएनडीपी द्वारा चयनित सूचकों का उपयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भारत में मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित 3 सूचकों को आधार माना है। पहला आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, दूसरा स्वस्थ जीवन के सूचक, तीसरा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक संपन्न संसाधन आधार तथा इन संसाधनों की देश के जो सभी वर्गों के लोग हैं, विशेष रूप से निर्धन वर्ग के लोग तक आसानी से उपलब्धता को मानव विकास की कुंजी माना गया है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद और इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार अक्षय निधि का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यक्ति में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो जनसंख्या है उनके अनुपात में लगातार गिरावट आई, यानी कि कमी आई है। भारत में एक और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा दिल्ली जैसे राज्य हैं
जिसमें प्रति व्यक्ति आय 4,000 मिलती है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय 2,000 प्रति वर्ष से कम है। गरीबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा तथा दादर एवं नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। किसी देश की जीडीपी उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। कुछ अन्य कारण जैसे आवास, परिवहन, हवा, पीने का पानी तक की जो पहुंच है वो जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करते हैं। स्वस्थ जीवन के सूचक के अंतर्गत रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, यानी कि जो व्यक्ति का जीवन है किसी भी रोग और पीड़ा से मुक्त होना चाहिए, तभी वह दीर्घ यानी कि लंबा जीवन जी सकता है। स्वस्थ जीवन का यह एक मूल आधार है कि व्यक्ति जो है किसी प्रकार के रोग और पीड़ा से मुक्त हो। और जब माताएं बच्चा पैदा करती हैं उस दौरान उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, जिससे माताओं की प्रसव के दौरान ना मृत्यु हो और प्रसव के बाद जो बच्चा पैदा होता है शिशु की मृत्यु ना हो, उसे अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाए। पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के महत्वपूर्ण माप है और वृद्ध आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण तथा व्यक्तियों की सुरक्षा इसमें सम्मिलित किया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक विकास, मुक्ति है। भूख, गरीबी, दास्तां, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार से प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भूख, गरीबी, दास्तां, अज्ञानता, बंधुआकरण तथा निरक्षरता सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है, यानी कि जिस देश में इन सब की समस्या होगी वह देश सशक्त नहीं होगा। जो देश इन सब से आगे निकल जाएगा वह देश सशक्त हो जाता है। दूसरी तरफ ज्ञान और मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब आम व्यक्ति साक्षर हो। अतः साक्षरता सामाजिक सशक्तिकरण का मुख्य सूचक है। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में साक्षरता मानव विकास तथा जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। वर्ष 2011 में देश की साक्षरता दर 74.4% रही है। इसी संदर्भ में 2011 में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 80.9% रहा, जबकि वहीं पर महिला साक्षरता का प्रतिशत 64.5% रहा है। अगला है कि दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता तथा महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। भारत में बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां वर्ष 2011 में सबसे कम 63.8% साक्षरता है और वहीं पर केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 93.9% का और 91.6% रहा है। मानव विकास सूचकांक योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक SDI का गणना किया है। भारत में मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले राज्यों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में इसका 131वां स्थान है
भारत के विभिन्न राज्यों में 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोटि क्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब आते हैं। अपेक्षा के अनुसार बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ऐसी हालत के लिए कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारक जिम्मेदार हैं। केरल राज्य में 100% साक्षरता वहाँ के लिए प्रभावशाली कार्यशीलता के कारण है। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास भी SDI को उच्च स्तर बनाने में प्रभाव डालता है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। यह जटिल है क्योंकि युगों से यह सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो यह समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। परंतु विगत 300 वर्षों में जहां विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, वहीं जनसंख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि होने की जनसंख्या विस्फोट हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का अति दोहन से संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ रही है। साथ ही इसके अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जनसंख्या तथा संसाधनों के मध्य संतुलन को कायम रखना चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या निर्बाध गति से बढ़ रही है। इसी प्रकार सर रॉबर्ट माल्थस सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सीमित संसाधनों के प्रति चिंता व्यक्त की है। उनका यह मत है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीवन निर्वाहक संसाधनों का उत्पादन केवल गणितीय अनुपात में बढ़ता है। वर्तमान में विश्व के संपन्न राष्ट्र अधिकाधिक संसाधनों पर अपना अधिकार करते जा रहे हैं, यानी कि विश्व में जो जितना ही संपन्न है उतना ही वो संसाधनों पर अपना अधिकार करते जा रहा है, जबकि निर्धन राष्ट्रों में संसाधनों की उपलब्धता घटती जा रही है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें तथा इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इस अध्याय का अध्ययन कर सकें जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।